हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की परीक्षा के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने अपनी इस सीरीज का शुरुआत जो है कुछ दिन पहले ही कर दिया है और मैंने अभी तक आप लोगों को अपने इस इतिहास विषय की सीरीज में 4 क्लासेस का अध्ययन करा दिया है। और शुरुआत में मैंने आप लोगों के लिए प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्नों को शुरू कराया है। और प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोगों ने पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करना शुरू किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को मैंने आप लोगों की पिछली क्लास में करवाया था। आज की क्लास में हम लोगों को उसके आगे की क्वेश्चंस को देखना है। और जैसा कि देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो एलटी की परीक्षा में, या तो टीजीटी की, या तो पीजीटी की, या जीआईसी की। तो इस लिहाज से ये जो सीरीज है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको नियमित तौर से देखिए। इससे जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आ रही हैं उसको एक नोट्स बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको अपने भविष्य में किसी भी परीक्षा के लिए इस प्रश्नों को तैयार करना होगा तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज आपकी जो क्लास है ये देखिए 5वीं क्लास है। और इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे जो भी क्लासेस हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। इसके साथ साथ देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जीएस का भी, सामान्य अध्ययन का भी प्रैक्टिस सेट कराना शुरू किया है। उसमें मैं आप लोगों के सिलेबस के अनुसार जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनका भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और ये सारी क्लासेस देखिए मैंने आप लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। इसमें मैंने किसी भी प्रकार का कोई शुल्क वगैरह नहीं लगाया। ठीक है, तो इसका आप लोग लाभ उठाइए। और मेरे इस चैनल का एक एप्लीकेशन भी है, ऐप्स भी है, उसको भी आप लोग डाउनलोड करिए। उसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध कराए गए हैं, विभिन्न प्रकार के टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, और वो बहुत ही वाजिब दामों में, बहुत कम दामों में आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। तो आप उसका भी उपयोग करिए, अपने दोस्तों को बताइए, उसको शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों की जो तैयारी है और भी बेहतर तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए आज की जो क्लास है हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करना है। इसके पिछली क्लास में भी हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था, लेकिन केवल उतने 30 प्रश्नों से ही आपका ये कवर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैंने कुछ और भी प्रश्नों को आप लोगों के लिए तैयार किया था, तो उन प्रश्नों को आज की क्लास में देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ देखिए, ये आपका देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों से संबंधित 31वां प्रश्न है। 30 प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन पहले कर लिया था। तो इस तरीके से आज का ये पहला है और इस पार्ट का 31वां प्रश्न। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल साबरमती नदी के पास स्थित है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है गुजरात में बहने वाली साबरमती नदी के पास स्थित है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है लोथल, धौलावीरा, हड़प्पा, रंगपुर। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये देखिए लोथल भी है गुजरात में, धौलावीरा भी गुजरात में है। बाकी ये दोनों जो हैं गुजरात में नहीं है, लेकिन इन दोनों में से जो लोथल नामक स्थल है ये साबरमती की सहायक नदी है, जिसका नाम है भोगवा नदी। ठीक है, तो इसी नदी के तट पर यह स्थित है। तो इस तरीके से देखिए आपके इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो देखिए साबरमती नदी के पास जो है लोथल है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। इसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या क्या है कि लोथल जो है गुजरात में साबरमती नदी की सहायक भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसके बंदरगाह नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। ये एक गोदी वाला स्थल था जहां से व्यापार किया जाता था, तो इसीलिए यह स्थल काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक हरियाणा राज्य में स्थित है। यानी
कुछ महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल थे तो जो हरियाणा में भी थे, गुजरात में भी थे, राजस्थान में भी थे, कुछ अपने उत्तर प्रदेश में भी थे। तो इस तरीके से इसमें पूछा जा रहा है कि हरियाणा में कौन सा स्थित था। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया राखीगढ़ी, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल। ठीक है, तो देखिए राखीगढ़ी, कालीबंगन, रंगपुर और लोथल में से जो राखीगढ़ी है ये देखिए हरियाणा में स्थित था, और यह अब तक ज्ञात जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है उनमें क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ही बड़ा था। ठीक है, तो बाकी कालीबंगा राजस्थान में, रंगपुर, लोथल ये सब गुजरात में, सब नहीं है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या है, आपका राइट आंसर ए है। व्याख्या क्या है कि राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे बड़ा स्थल है, यानी इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता में ईंटों का सामान्य अनुपात क्या था, यानी वहां पर जो लोग ईंट का इस्तेमाल करते थे तो वो ईंटें किस अनुपात में बनाई जाती। इसका कहने का मतलब यह है कि वहां पर ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी थी, किस प्रकार के अनुपात में उसको बनाया जाता था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया 2:1:1, 4:2:1, 3:2:1, 5:3:2। तो देखिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के द्वारा जो ईंटें इस्तेमाल की जाती थी वो देखिए इस तरीके से होती थी। 4 इंच, देखिए ये होता था, इसका जो लंबाई है वो 4 इंच होती थी। इसका जो चौड़ाई होता था वो देखिए 2 इंच होता था, और इसकी जो मोटाई होती थी इस तरीके से, ये मोटाई जो है वो कितनी होती थी? 1 इंच होती थी। ठीक है, तो इसका देखिए जो अनुपात होगा 4:2:1। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है? बी है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या क्या है कि इस सभ्यता में पकी हुई ईंटों का मानक अनुपात जो है 4:2:1, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात में यह बनाई जाती थी, और जो उनकी स्थापत्य योजना को दर्शाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में पाए जाने वाले प्रमुख चिन्ह कौन से हैं, यानी वहां पर जो मुद्राएं खोजी गई हैं, प्राप्त की गई हैं, उसमें कौन से प्रमुख चिन्ह देखे गए हैं, पाए गए हैं। क्या देखिए दिया है? पहिया और घोड़ा, हल और बैल, वृक्ष, पशु और मानव, केवल मानव। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मुहरें पाई गई हैं, जो भी मुद्राएं पाई गई हैं, उस पर जो चिन्ह बनाए गए हैं वो देखिए पहिया और घोड़ा के नहीं, घोड़े के बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं थी, हल और बैल भी नहीं मिला क्योंकि हल के बारे में उनको नहीं पता था, केवल मानव भी नहीं होगा बल्कि वृक्ष, पशु और मानव की आकृतियां मिली। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए आंसर क्या है? सी है। व्याख्या क्या है कि सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में कई बार वृक्ष, पीपल का वृक्ष, पशुओं में गैंडा और बैल, और एक ध्यानस्थ पुरुष जैसी आकृतियां पाई गई। ध्यान मुद्रा में बैठे हुए एक योग्य पुरुष की, यानी योगी के रूप में पुरुष की मुद्रा वहां पर पाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किस स्थल को हड़प्पा संस्कृति का दूसरा नाम कहा गया है, यानी इसमें से हड़प्पा संस्कृति को किसी दूसरे नाम से कैसे पुकारा जाता है, उसका क्या नाम है। यहाँ देखिए दिया है गंगा घाटी संस्कृति, दूसरा दिया है ब्रह्मपुत्र संस्कृति, तीसरा दिया है सिंधु संस्कृति, और चौथा दिया है लोथल संस्कृति। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा को पहले खोजा गया था, तो इसलिए उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया है। लेकिन इसके 1 साल के बाद ही एक दूसरे स्थल को भी खोजा गया था, और उस स्थल के नाम से ही इसका उस नाम से भी लोगों के द्वारा पुकारा जाता है। देखिए गंगा घाटी संस्कृति नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र संस्कृति नहीं होगा, लोथल संस्कृति नहीं होगा, बल्कि सिंधु संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी है। व्याख्या क्या है कि चूंकि हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था, इसीलिए पूरी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता संस्कृति
यानी हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख नहीं थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली, खाई जाने वाली जो फसलें थी, उगाई जाने वाली जो फसलें थी, उसमें कौन सी प्रमुख नहीं थी। तो याद देखिए गेहूं, जौ, कपास, गन्ना। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से जिन भी फसलों का प्रमाण मिला है उसमें देखिए गेहूं का भी मिला है, जौ का भी मिला है, कपास का भी मिला है, लेकिन गन्ने का जो प्रमाण है वो नहीं मिला है। तो इसलिए ये वहाँ प्रमुख फसल नहीं रही होगी, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर क्या है, डी है। व्याख्या क्या है कि गेहूं, जौ, कपास आदि जो फसलें हैं सिंधु काल में प्रमुख थी, लेकिन गन्ने के प्रमाण वहां पर नहीं मिले। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा कौन सा खेल खेला जाता था। यहाँ दिया गया फुटबॉल, शतरंज या डाइस, टेनिस, घुड़सवारी। तो देखिए आप लोगों को विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों से बहुत सारी पुस्तकों में मिला है, जानकारी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो फुटबॉल नहीं खेलते थे, टेनिस नहीं खेलते थे, घुड़सवारी नहीं करते थे, क्योंकि देखिए इन सारी जो खेल हैं ये आधुनिक खेल हैं। तो उस समय के लोगों के द्वारा शतरंज या डाइस का जो खेल है वो खेला जाता था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर बी है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि मोहनजोदड़ो से पासों और खेल की चौपड़ जैसी आकृतियां मिली हैं जो बोर्ड गेम्स का प्रमाण देती हैं, यानी इनको शतरंज के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थल से तांबे की मछली और हिरण की आकृति प्राप्त हुई, यानी हड़प्पा के किस स्थल से, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे की मछली और हिरण की आकृति मिली है। यहाँ देखिए दिया है हड़प्पा, धौलावीरा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो देखिए हड़प्पा, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से इस प्रकार की आकृतियां नहीं मिली हैं, बल्कि कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो आपके देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर क्या है, सी है। एक्सप्लेनेशन व्याख्या क्या है कि सिंधु सभ्यता के इस पाकिस्तानी स्थल से तांबे की कई शिल्प कलाएं प्राप्त हुई हैं, जैसे मछली और हिरण की आकृति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में उपयोग की जाने वाली मुद्राएं किस पर अंकित थी, यानी जो उस समय मुद्राएं बनाई जाती थी उसका अंकन किस पर किया जाता था, किस चीज की बनी होती थी। तो देखिए यहाँ लिखा है कांसे पर, धातु के टुकड़े पर, पत्थर व तांबे की प्लेट, पत्थर व टेराकोटा। तो देखिए सिंधु सभ्यता में जो उपयोग की जाने वाली मुद्राएं थी वो देखिए किस पर अंकित थी, कांसे पर नहीं, धातु के टुकड़े पर नहीं, पत्थर व तांबे की प्लेट पर नहीं, बल्कि पत्थर और टेराकोटा पर। तो आपके इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर क्या है, डी है। व्याख्या क्या है कि मुद्राएं प्रायः पत्थर यानी सोप स्टोन और टेराकोटा पकी मिट्टी पर खुदी हुई मिलती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दोहरी दीवारों वाला नगर मिला है, यानी सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर दोहरी दीवारें बनाई जाती थी। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है कालीबंगन, दूसरा दिया है धौलावीरा, तीसरा दिया है हड़प्पा, चौथा दिया है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहां से दोहरी दीवारें पाई जाती थी, यह स्थल देखिए कालीबंगन नहीं है, हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो नहीं है, बल्कि क्या है, धौलावीरा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि धौलावीरा एकमात्र स्थल है जहां पर नगर को 3 भागों में बांटा गया था और वहां पर दोहरी दीवारें
मिली। यानी यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जिसको 3 भागों में बांटा गया था। बाकी मोहनजोदड़ो में 2 भागों में बांटा गया, यानी ऊंचे स्थल पर जो किला बनाया हुआ था वहाँ अमीर लोग रहते थे, और नीचे जो है एक दूसरा स्थल था जहाँ पर सामान्य लोग, दुकानदार, व्यापारी और आम लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पर 3 भागों में बटा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक औजार बनाने की फैक्ट्री मिली है। यानी सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल था जहां पर औजार बनाया जाता था, उसका प्रमाण मिला है। यहाँ देखिए दिया हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी। तो देखिए औजार बनाने का जो साक्ष्य है, प्रमाण है, वो राखीगढ़ी से नहीं मिला है, लोथल से नहीं मिला है, हड़प्पा से नहीं मिला है, बल्कि कहाँ से मिला है, चन्हूदड़ो से मिला है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या होगा कि चन्हूदड़ों से मनकों की फैक्ट्री और तांबे के औजार बनाने के प्रमाण मिले हैं। यह एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र हुआ करता था उस काल के लोगों का। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता में लिपि की विशेषता क्या थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि प्राप्त हुई है उसकी क्या विशेषता थी, ये पूछा जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है बाएं से दाएं, दूसरा दिया है दाएं से बाएं, तीसरा दिया है ऊपर से नीचे, और चौथा दिया है दोनों ए और बी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसकी देखिए विशेषता क्या थी, ये ऊपर से नीचे नहीं लिखी गई है, बाएं से दाएं नहीं लिखी गई है, बल्कि दाएं से बाएं लिखी गई। यानी इस तरफ से इस तरफ की तरफ उन्होंने लिखा है। जैसे आजकल देखिए उर्दू भाषा के लोग लिखते हैं, उसी तरीके से उस काल के लोगों के द्वारा इस तरीके से लिखा जाता था। यानी इसकी विशेषता जो है दाएं से बाएं लिखी गई थी। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या है कि सिंधु लिपि आमतौर पर दाएं से बाएं लिखी जाती थी और यह अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसको लोगों ने प्राप्त किया है, ढूंढा है, और ये पढ़ी नहीं जा सकी, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में गिना जाता है। अगर पढ़ी गई होती तो ये भी वैदिक काल की तरह ही ऐतिहासिक काल में गिना जाता। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के नगरों की योजना का प्रमुख आधार क्या था। यानी सिंधु घाटी के जो नगर थे वो किस आधार पर बनाए गए थे। तो पहला आधार दिया गया धार्मिक संरचना के आधार पर नहीं, दूसरा सौर कैलेंडर के आधार पर, तीसरा सामाजिक वर्ग व्यवस्था के आधार पर, और चौथा नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग के आधार पर। तो देखिए धार्मिक संरचना के आधार पर नहीं बने थे, सौर कैलेंडर के आधार पर नहीं बने थे, सामाजिक वर्ग व्यवस्था के आधार पर नहीं बने थे, बल्कि किस आधार पर बने थे, नगर योजना टाउन प्लानिंग के आधार पर। जैसे नगरों में बनाया जाता है घरों मकानों को, उसी तरीके से वहां के लोगों के द्वारा बनाए गए। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। व्याख्या क्या है कि नगरों की योजना वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई थी, पक्की सड़कों, जल निकासी, स्नानागार आदि के साथ इनको बनाया गया था। जैसे आजकल के जो आधुनिक नगरों में इसी तरीके के घर और मकान बनाए जाते हैं, यानी सड़कें पक्की होती हैं, जल की निकासी व्यवस्था होती है, और घरों में स्नानागार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कपास का उपयोग किसने किया था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कहाँ के लोगों ने कपास का उपयोग किया था। यहाँ दिया रोमवासी, मिस्रवासी, मेसोपोटामियावासी, हड़प्पावासी। देखिए जब सिंधु घाटी सभ्यता बोला जा रहा है तो इसमें सबसे पहले कपास का उपयोग कहाँ के लोग करेंगे, मेसोपोटामिया वाले नहीं करेंगे, रोम वाले नहीं करेंगे, मिस्र वाले नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ वाले करेंगे, हड़प्पावासी। तो आपके देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एंड इसका राइट ऑप्शन देखिए क्या है, सी है। मैंने देखिए गलती से बी लिख दिया, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, तो देखिए राइट आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि हड़प्पा संस्कृति के लोग
दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती और उपयोग करने के लिए माने जाते हैं। यानी सबसे पहले कहा जाता है इन लोगों ने ही कपास की खेती की और उसका उपयोग किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता में तांबे का मुख्य स्रोत क्या था? यानी तांबा कहाँ पर पाया जाता था उस काल में? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है बिहार, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा राजस्थान, चौथा अफगानिस्तान। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा जो तांबा पाया जाता था वो बिहार से नहीं पाया जाता था, बलूचिस्तान से नहीं पाया जाता था, अफगानिस्तान से नहीं पाया जाता था, बल्कि कहाँ से पाया जाता था? राजस्थान से पाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? आंसर सी है। व्याख्या क्या है कि राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से तांबे की आपूर्ति होती थी और यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख तांबे का स्रोत हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवी कौन मानी जाती है? यानी सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा किस देवी की पूजा की जाती थी? तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया देखिए, दुर्गा, लक्ष्मी, मातृ देवी या प्रकृति देवी और सरस्वती। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा जो आधुनिक देवता हैं जैसे सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये देवी देवता देखिए अपने देश में गुप्त काल से ज़्यादा चर्चित हुए हैं, ज़्यादा प्रचलित हुए हैं। तो उस समय के लोगों के द्वारा जो प्रमुख देवी थी वो मातृ देवी या प्रकृति देवी हुआ करती थी। ठीक है, तो आपका देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी है। इसका व्याख्या क्या है कि मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं वहां से, जो प्रजनन और कृषि की देवी के रूप में उस समय के लोगों के द्वारा पूजी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, यानी आज का 17वां प्रश्न। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किस पशु का पूजा किया जाता था? तो यहाँ देखिए दिया है बकरी, बैल, हाथी, गधा। तो देखिए वहाँ के लोगों के द्वारा जो पशु पूजा जाता था उसका देखिए प्रमाण भी मिला है, और क्या है? वो कुबड़दार बैल था और उसको कहा जाता था यह भगवान शिव की सवारी हुआ करता था, जिसकी वजह से उस लोग काल के लोगों के द्वारा पूजा जाता था। तो देखिए बकरी नहीं होगा, हाथी नहीं होगा, गधा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? बैल। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी है। व्याख्या क्या होगा कि मुद्राओं और मूर्तियों में ऊंचे कंधे वाला बैल यानी कुबड़दार बैल जो है वो विशेष रूप से चित्रित करके मिला है बहुत सारे साक्ष्यों में, बहुत सारे प्रमाणों में। तो जो ये बताता है कि उस काल के लोग उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48वां। इसमें देखिए आप पूछ रहे हैं किस स्थल से ताम्रपत्र, कॉपर पैलेट्स या टैबलेट्स मिले हैं? तो देखिए यहाँ दिया है ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। तो किस स्थल से ताम्रपत्र मिले हैं? यानी कहाँ पर तांबे के पत्ते मिले हैं, ताम्रपत्र जिस पर कुछ न कुछ चीज़ें बनी हैं, लिखी गई हैं। तो देखिए हड़प्पा से नहीं मिला है, मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है, लोथल से नहीं मिला है, बल्कि कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए आंसर क्या है? डी है। व्याख्या क्या है कि धौलावीरा से पत्थर की पट्टियों व ताम्र पत्रों पर लेख प्राप्त हुए हैं और ये लेख अब भी अपठनीय है। यानी पत्थरों पर भी लिखे हुए मिले हैं, ताम्र पत्रों पर भी लिखे, लेकिन इनको आज तक पढ़ा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने किस जानवर को पालने से परहेज किया? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे किस जानवर को पालने से दूरी बनाए नहीं पालते थे उसको? याद दिया कि गाय, बकरी, सुअर, घोड़ा। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा गाय, बकरी, सुअर इन सबको पालने का कहीं ना कहीं प्रमाण मिला है, लेकिन घोड़े को पालने का प्रमाण नहीं मिला है, बहुत कम मिला है, एक आध दो स्थलों से मिला है।
तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर है डी। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है कि घोड़े के प्रमाण अत्यंत दुर्लभ हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, इसीलिए उसको पालते नहीं थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपके देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी है, इसके बाद आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित था। तो यहाँ देखिए दिया हड़प्पा, सुत्ता गेंडोर, लोथल, धोलावीरा। देखिए इसी प्रांत से घोड़े का साक्ष्य भी मिला था। तो ये स्थान देखिए हड़प्पा नहीं है, लोथल नहीं है, धोलावीरा नहीं है, बल्कि कौन सा है, सुत्ता गेंडोर। यानी आपके इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, आपका आंसर है बी। व्याख्या क्या है कि सुत्ता गेंडोर यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित था और यह एक व्यापारिक केंद्र था जो फारस की खाड़ी से जुड़ा था, यानी यह फारस की खाड़ी के पास स्थित था। तो इसी की वजह से यहाँ पर घोड़े का साक्ष्य भी मिला है, यानी फारस के लोगों के द्वारा घोड़ा इस्तेमाल होता था, तो उसकी वजह से यहाँ के लोगों के द्वारा भी घोड़ा इस्तेमाल किया जाता होगा, इसीलिए यहाँ पर साक्ष्य मिला। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने इस काल के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है और व्याख्या के साथ व्यवस्थित तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई शंका हो, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।